अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यकीन कर लिया है कि नवाज शरीफ ही अगली दफ़ा चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। तो क्या हम भी फिर यकीन कर लें कि नवाज शरीफ ही हैं जो इस बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे? कबल अज़ वक्त ये कहना मुमकिन है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ इलेक्शन जैसे ही पास है, एक जमात की बड़ी फुर्तियां हैं। वो अब नवाज शरीफ बलोचिस्तान जाएंगे, वहां पर दौरा होगा, 2 रोज़ा दौरा होगा। पहले ही उन्होंने लश्करी रसानी को दावत दे रखी है, मजीद लोग भी आ सकते हैं। कल 5 लोगों को ऐड किया गया, यानी 5 साबिक रुकन कौमी सूबाई असम्बली लोगों को उन्होंने दावतें दी, कुछ लोग आए भी। एक तरफ ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाईजान हमारे जो मुखालिफ हैं वो इलेक्शन में हमारे मुखालिफ रहें, हम उन्हें वेलकम करेंगे, आए ज़रा हमारे साथ इलेक्शन लड़ेंगे। वो भी अपनी तरफ पूरे एतमाद हैं। एमक्यूएम के साथ जो नून लीग ने इत्तेहाद किया है उसके ऊपर बड़े ज़्यादा सवालिया निशान है कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बकौल नून लीग के, माजी की फिलर पार्टी बकौल नून लीग के, माजी की वो पार्टी जो किसी के इशारों के ऊपर चलती है बकौल नून लीग के, आज किसी और के इशारों पर नून लीग के साथ आई है या खुद आई है या फिर वो सारी बातें भूल गए हैं। ये सवाल अपनी तरफ। लेकिन फरा गोगी साहिबा इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पर हैं, आए रोज उनके नए इंकशाफात आ रहे हैं। आज भी कुछ इंकशाफात आए हैं और उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ भाईजान एक मुल्क है जिसको कभी भी आपने नहीं सुना होगा, हमने भी पहली दफा सुना है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक मुल्क है, बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया में, उस मुल्क का, गैर मारूफ मुल्क का, उन्होंने एक खुफिया पासपोर्ट रखा हुआ था और सारी करप्शन जो कि 4500 अरब के करीब और कुछ असासे भी थे, वो सारी करप्शन, वो सारी दास्तानें उड़ा के ले गई। और ये 5-6 दिन पहले, अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर फरार हुई और वहाँ से उसी पासपोर्ट के ऊपर आज तक वो सफ़र कर रही हैं। और हमारे जो यहाँ पर लोग हैं या इदारे हैं उनको पता तो है, लेकिन वो मीडिया के ऊपर खबरें या तनकीद करना, उससे आगे मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। इससे आगे बढ़ सकता है इस दफ़ा मामला के नहीं बढ़ेगा, उनको वापस लाया जाएगा। और अगर वाकई वो मुजरिम हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर उनका पासपोर्ट भी निकल गया है खुफिया तौर पर और वहाँ पर उन्होंने सारा अरबों रुपया जो यहाँ से लूट मार पंजाब को सफाया करके ले गई हैं और वहाँ पर ठिकाने लगाया है। मुजाहिद बरेलवी साहब, उज़मा कारदार साहिबा और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आमिर हसन साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज कहा जा रहा है कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम शुक्रगुजार हैं उन सब का जिन्होंने यकीन कर लिया है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। तो आप भी यकीन कर लें, बैठ जाएं इस दफ़ा अपोजिशन में, अगली बारी आपकी। बहुत शुक्रिया विलाना साहब। देखिए, तारीख पाकिस्तान की जो रही है वो कोई बड़ी ज़बरदस्त तो नहीं, लेकिन जो एक बड़ी बदनसीबी की बात है कि इंतखाबात के जब भी वक्त आता है तो फिर बताया जाता है कि फैसला आवाम का नहीं माना जाएगा, फैसला किसी मखसूस तबके का होगा या मखसूस किसी गिरोह का होगा। जी सर। और यही पाकिस्तान की बदनसीबी रही है। मैं आपको बताऊं कि 1988 से हम इस बदनसीबी का मुकाबला पीपल्स पार्टी कर रही है। सारी दुनिया कह रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बन रही और ये सब देख रहे थे। लेकिन फिर इदारों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और मैं खुल के कहूँ तो उस वक़्त के ISI चीफ ने इसे माना भी है। हमीद गुल ने, जनरल हमीद गुल ने कहा कि मैंने IGI बनाई और फिर वो IGI बनी, पैसे बटे, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पैसे बटे और फिर उसके साथ साथ ये एक तमाशा लगा। भी IGI जो बना, आज भी तकरीबन वही जमातों को इकट्ठा करने की एक दफा फिर कोशिश की जा रही है। अच्छा, हमने उस वक्त भी इस पे यकीन नहीं किया कि इनका मंसूबा कामयाब होगा और हमने उस मंसूबे को नाकाम किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में। भले 20 महीने की सब एक फर्क बता दूं आपको, बुरा ना मनाए तो, उस वक्त आप एक ताकत थे, मोहतरमा थी, आप एक ताकत थे, आपकी ताकत को तोड़ने के लिए एक इत्तेहाद बना था और आपकी हुकूमत चलती बनी थी। आज आप कमजोर हैं, आपको नजरअंदाज करके एक कमजोर को ताकतवर बनाया जा रहा है। फर्क है, हालात बदल चुके हैं जनाब। इस वक्त PTI उस पोजीशन में है जो 1988 में आप थे।
तो आज आप माइनस हैं। आज आप ना कहें कि आपको तोड़ा जा रहा है, आपको मुंह नहीं लगाया जा रहा। अब आप सारी बातें फिर आप कर लें, फिर मुझे तो जरूरत नहीं है। आप कोई एक साथ बिठाएं और आप तजिया किया आपसे ही करें। पूछ रहा हूँ। मैं आपको बुलाएं तो उनसे सुन लिया करें। मेरे ख्याल से ये आप अपने खूबसूरत जो तजिए हैं अपने वीलॉग में दे दीजिएगा, मेरे से सुन ले। वो तो मैं करता नहीं हूँ, करूंगा आपके कहने पे। आप वो सुन। बात ये है कि उस वक्त भी मोहतरमा को यही कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी कभी थी भुट्टो के दौर, अब वो ताकत नहीं है और हमने ताकत बन के दिखाया था। और ये जो आपको पीटीआई नजर आती है, पीटीआई किसने बनाई थी? ये 2014 का मंसूबा था, आजकल 2024 का मंसूबा। हर 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक मंसूबा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कभी प्रोजेक्ट आई के, कभी प्रोजेक्ट एमएनएस। हम तो हर प्रोजेक्ट का मुकाबला कर रहे हैं। मैं तो यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अच्छा, ये पीटीआई किसके वोटों से बनी थी? सबको पता है, हमारे वोट थे, अवाम के वोट थे। तो पीपल्स पार्टी के लोग भी तोड़े थे, जमात भी तोड़ी गई। सारा पीटीआई को आप स्ट्रक्चर देखें तो सारी पीपल्स पार्टी के लोग उसके अंदर इकट्ठे किए गए और हमारा पंजाब से वोटर चोरी किया गया। आज वो जगह पीटीआई मौजूद नहीं है, पीटीआई के सर के ऊपर आशीर्वाद नहीं है, उसके कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है, तो वो वोटर किधर जाएगा? वो वोटर अब पे आएगा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। हमारा वोटर वो 40-50 साल से है, पीटीआई का वोटर वो 4-5 साल से है। तो अगर आज उसे वो नजर नहीं आएगा, इक्तदार वाली बात ये वाली, और फिर मुजाहिमत किधर करनी है? हकीकी मुजाहिमत कहाँ पे है? हमने तो कभी लाडला बन के सियासत नहीं की। हमारा ये वोटर जो हमने एक इस चीज के खिलाफ तैयार किया था कि रियासत के अंदर ताकत का सरचश्मा अवाम है, उस वोटर को हमीद गुल के बाद एक फैज हमीद ने हाईजैक किया शुजाब के जरिए, और वो फिर उन्हें दिखाया गया। अब उनकी आंखें खुली हैं, वो वोटर ला महल्ला अपनी मदर पार्टी की तरफ आएगा और पीपल्स पार्टी ये दोबारा आज के नए प्रिंटों वाले पीटीआई के साथ लड़ेगी और अवाम का हक आखियत दिलाएगी इंशाल्लाह। ये ले जी मुजाहिद बरेलवी साहब, एक तो ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री बोलते रहते हैं, हिस्ट्री आपके सामने है, लब कुशाई कर सकते हैं, और दूसरा आप भी यकीन कर लें भाई, नवाज शरीफ ही है वजीर आजम, माने आपका वजीर आजम आ रहा है मुल्क के अंदर। देखिए, मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूंगा, बुरा ना माने, मुझे शरीक मेज़बान समझें। मैं चाह रहा था, जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ अपनी अब रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़मा कारदार साहब का सुनूं कि माशाल्लाह जिस तरीके से खान साहब और तहरीक के लिए जितनी पुरजोश की और जितनी जद्दोजहद कुर्बानी दी है, बाले किसी पार्टी के लिए यानी मेरे ख्याल है और कोई इन जैसा मिलेगा नहीं। एक बदकिस्मती होती है पार्टी की, उज़मा कारदार जैसे लोगों को जाए, और मुबारक हो मियाँ साहब की पार्टी को कि उन्हें इन जैसा एक बहादुर जुर्रतमंद मिल गया। तो आमिर हसन साहब ने जो आपने सवाल किया है वो उज़मा बीबी से करें, तो मैं तो तजिया निकाल हूँ, मैं तो पार्टी नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि उनके अवामिल और महरकात थे जिनके सबब उज़मा कारदार बीबी जो है वो अब मुतमईन है इंशाअल्लाह, और जिस तरह उन्हें पहले किरदार अदा करते रहे ये नून लीग में भी करेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगी। सर आप कंटिन्यू करें। सर आपको नजर आ रहा है वजीर आजम? मैं तो ये चाह रहा था ना कि उज़मा बीबी, खैर अगर आप नहीं चाह रहे हैं, आपका हुक्म है, आप सर वो मेरे ख्याल से अभी उनकी ना लाइन नहीं, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपकी आवाज वो सही तरह से सुन पा रही है उज़मा साहिबा? जी नहीं सुन पा रही, चले बोलें, मैं पैगाम पहुंचा देता हूं आपका, आप बोलें सर, कंप्लीट करें। आमिर साहब की बात पहुंचाइएगा, फिर ये कैसा जवाब वो देंगी इनको करारा सा, बस आप चाह रहे हैं करारे जवाब लेना। लेकिन जी उज़मा साहिबा से पूछ लेते हैं, फिर आपकी तरफ फिर आ जाएंगे। उज़मा साहिबा मुबारक हो आपको, इस दफा जो आपने वजीर आजम बनाना है, सारे नजरिए के पानी वोट को इज्जत दो, वो जीटी रोड का वो सारे का सारा सफर, जब आप नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद किया करती थी, अब आप उसको डिफेंड करेंगी, कैसा लगेगा आपको? वो सारे का सारा उसने पानी में फेर दिया, इन तमाम सियासी जमातों को आपस में मिलाकर, जिनके ऊपर वो कहते थे ये कठपुतलियां हैं। उज़मा साहिबा जी वकास, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं मुजाहिद बरेलवी साहब का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने जो बातें की हैं वो मैंने सारी सुनी की हैं, और मैं दिल से मैं इनको अपना बड़ा मानती हूँ। इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और इन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही की है कि हमने अपना खून पसीना दिया था पीटीआई को
लेकिन लीडर बाद में जो था उसने ऐसे नजरें बदली और वो खुद भी ऐसा बदल गया कि हमने तो खुद भी उसको पहचानना जो था हमारे लिए मुश्किल हो गया था। बहरहाल अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हमें इज्जत मिलेगी और जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वो सारा बुशरा बीबी साहबा की वजह से हुआ था। आप भी वो करें ना कुछ इंकशाफात उनके सिक्योरिटी इंचार्ज की तरह जो कल हुए हैं जियो न्यूज़। लेकिन हमने तो भुगत लिया है। मुझ पे तो सारा जुल्म किया ही वहाँ से गया था। एक आखिर नजरियाती जो कारकुन है उसका क्या गुनाह था, उसने क्या बहुत गुनाह कर लिया था। लेकिन वो आपको पता है कि ये कल जो उसने पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दिया था और हरूफ आम में उसको लोटा कह दिया था उन्होंने। पार्टी के ना देखें, ये 2020 की मैं आपको बात बता रही हूँ। अच्छा। वोट तो 2022 की कहानी है, ये 2 साल पहले से कहानी चल रही है। मैं तो मुझे तो बहुत पहले विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया था और वो भी इस मोहतरमा की वजह से विक्टिमाइज करना शुरू किया था। तो अब ये सिचुएशन है कि ये राम ने आपको बता दिया कि वहाँ बनी गाला में क्या क्या तमाशे होते थे। सिसिलियन माफिया जो है ना वो भी इनके सामने शर्मिंदा होता है। ये तो इंटरनेशनल ठग वहाँ बैठे हुए थे, गैंग ऑफ 5 बैठा हुआ था जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को वो लूट के ले गए और हमने बहुत निशानदेही की, लेकिन मजाल है जो कोई उन्होंने कान धरा हो। बहरहाल आप जो ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के मुतालिक, देखें बात सारी ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ निहायत एक नाइंसाफी हुई थी। वो सबको पता है कि किस तरह से उनको अकामे की बुनियाद पे बेबुनियाद केस बना के निकाला गया था। अब अगर उसका अजाला हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो गई है? वो आए हैं, कानूनी तौर पे आए हैं, वो गए हैं। नहीं मजा मुझे गिला आ रहा है, मुझे एक शिकवा आपसे, आप उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही नवाज शरीफ को जिस तरह से इमरान खान को किया करती थी। ये मुजाहिद बरेलवी साहब ये सुनना चाह रहे थे, वो तड़प नहीं है आपके अंदर? देखें बात सारी ये है कि वो उस वक्त हमने अपने आंखों में बिल्कुल पट्टी बांध दी थी। हमारा दिमाग जो था ना वो इमरान खान कंट्रोल करते थे। मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा पहले यहाँ पे मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत सिंसियर हैं और वो बहुत उन्होंने उनकी मुल्क आप उनका दौर देखें कि तरक्की का दौर था वो, तरक्की का, और मुझे बहुत इज्जत दी है। बहुत इज्जत मरियम नवाज साहिबा ने बहुत इज्जत दी है, हमजा नवाज ने बहुत इज्जत दी है। और जो जहर इमरान खान ने गोला था उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है। मुजाहिद साहब आप इसके ऊपर कहना चाहें, फिर बैरिस्टर साहब से पूछते हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई तो पता चला कि सारा प्रोपेगेंडा था, सारा प्रोपेगेंडा था। वो तो अशरफुल मखलूकात और सादिक और अमीन है मुजाहिद बरेलवी साहब, लगी समझ आपको? पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की तरक्की में उनका कलीदी किरदार है। मोटरवेज बनाई, एटम बम बनाया, ब्ला ब्ला। वकास एक तो ये कि क्योंकि आपने आमिर हसन या उद्मा बीबी को बुलाया है, असल में थोड़ी सी हम लोगों से गलती हो जाती है। हम क्या करें, वो उन लोगों को वक्त ही नहीं मिलता। एक चैनल में जो सबसे ज्यादा कहते हैं देखा जाता है, सुना जाता है, तो 7, 8, 9, 10 बजे तक वो वही आवाजें लगाते रहते हैं। लेकिन अगर वो नून लीग का कोई असल चेहरा आता ना सामने, समझ गए ना जिनका नाम ले रहा हूँ, डारे इशारे, तो फिर हम उनसे बात भी करते नून लीग की। इस तरह हमारे आमिर हसन भी बड़े मासूम आदमी हैं। आज पढ़ के मैंने एंजॉय किया शकील मेमन साहब का ये बयान, फरमा रहे थे कि व्हाइट हाउस ने नहीं, असल में बिलावल हाउस ने निकाला है इमरान खान को। हाँ जी। तो मेरे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अब मेरी से गड़बड़ ये है कि आप कहते हैं जी आप तारीख का बहुत हवाला दे देते हैं। नहीं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं। ये जो जिस तरीके से उद्मा कारदार की माजी की जमात को, उनके कायद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जी सर। कराची में 14 नशिस्तें 11 नशिस्तें इमरान खान की नहीं थी, गेम प्लानर ने दी। जिस तरह बाप के बापों से बलूचिस्तान से नशिस्तें मिली, फिर मैंगलोर की मिली, फिर कुप्टी की मिली, फिर MKM की मिली, ये नशिस्तें मिलकर इमरान खान ने गवर्नमेंट बनाई। और उस वक्त भी बाद में जब आखिरी बार मिले खान साहब, जब बहुत खुशमुर्दा हो गए थे, तो उन्होंने ये माना कि मैंने गलती की। और फिर ये दोनों हजरात जो बैठे हैं नून लीग के, और इनसे पूछिए कि आपके 176 MNA कहां से हुए, कैसे यानी वो जो जिस दिन आपने इमरान खान पे अदम एतमाद निकाला तो आपको 174 वोट कहां से मिले? माशाल्लाह साहब है, 5 बैसाखियां मिली MKM की, उस MKM की जिसको
नून लीग की पार्टी ने हकीम शहीद की शहादत के बाद बैंड किया था जी 2016 जी ये सराय की थी जी, वो इसके 90s की बात करें आप, ठीक है और ठीक है। सुनिए आगे और आगे और ये जो कह रहे और ये जो इन दोनों पार्टियां जो इन्होंने 18 माह मेरे ख्याल में जाती उम्रा में बुलावा भुट्टो खानदान का सॉरी जरदारी खानदान ने इतने खाने नहीं खाए होंगे, या जाती उम्रा वालों ने इतने खाने नहीं खाए होंगे, इतनी झपकियां नहीं डाली होंगी 18 माह में, जो जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और अचानक ये इक़्तिदार का शुरू, तो ये जो 174 इनको दिए गए जी, अब जरा बैरिस्टर साहब को माइक दे दें। इमरान खान जिस तरह लाए गए थे, आप भी वैसे लाए गए, ये भी इसी तरह लाए गए। ये इनको बात 5 खत्म। बैसाखियां मिली एमकेएम की, इनको 4 मिले बाप, 2 मिले बैंगल, 1 बोले बुट्टी, ये एक उधर से लाए, दुबई से लेकर एक एमएनए लाए बैरिस्टर आमिर हसन, जो कत्ल के इल्जाम में था, उसके बेटे ने किया था यहाँ पर मजीर में। ऐसे याद है मुझे। तब जाके 14 वोट होके इन लोगों ने गवर्नमेंट की 174 वोटों पे 16 पीटीआई के लिए कहां से वो जो राजा नहीं है। जी, अब जरा माइक दे दें बैरिस्टर साहब को, मुजाहिद साहब। आप लोग जो है ना, आप ये मुझे हमें बताएं ना कि इन दोनों को ये नजर नहीं आया, इन दोनों को मतलब नहीं, इनके जो पार्टियों के माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह तारीफ पर उबूर ये वो कि 174 लोगों की तश्तरी में प्लेट कहां से ली थी। वो जो सही कह रहे थे क्या बिलावल हाउस का पिंडी का हेडक्वार्टर हो गया था। हाँ जी बैरिस्टर साहब, बस इससे आगे नहीं मुजाहिद साहब, इससे आगे नहीं। हमने हटाया, हमने इमरान खान को हटाया, तो हुजूर किससे हटाया, कहां की बैसाखियां मिली बैरिस्टर आपको। बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं ना, अब जरा दे दें उन्हें मौका। ले जी बैरिस्टर साहब, हुण तुसी जानो ते मुजाहिद बरेलवी साहब जानन। देखें, मुजाहिद बरेलवी साहब एक सीनियर साथी हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं और मुझे बड़ा एहतराम है इनका। मैं इनके तज्जिए से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन सियासत है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है जी, उसके अंदर यही मैंने रोना पहले रोया कि इंतखाबात मुनसिफाना हो। अगर मुनसिफाना होंगे तो फिर ये इस तरह के बगल बच्चे और लाडले नहीं बनाए जाते। ये जो 2018 की गवर्नमेंट बनाई गई, पहले वो तश्तरी में रख के कप्तान को पीटीआई को दिया गया, और जब वो कप्तानी पहले पड़ गया तो फिर बदलना पड़ा। अच्छा, हमने इसलिए बदला, ये भी कहते हैं आपको फिर दे दी तश्तरी में रख के। हाँ जी, वो कह रहे हैं फिर आप तश्तरी में रखेंगे और आपका 50-55 साल का नजरिया पानी पानी खत्म। बात सुन लें जी, बात सुन लें, मेरी बात सुन लें भाई, मेरी बात सुन लें। आप बैठ के रिजल्ट निकालने लगते हैं, कई दफा नहीं पूछ दुश्मन यहाँ पर हर चीज पूछी जा रही है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। वो 2 एंकर्स के होते हुए एक भले मानस मेहमान को मौका दे दें कि वो बोल ले, यही आपसे बात है मेरी। अच्छा, दरखास्त मेरी ये है कि हमारे सामने एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी। एक शख्स जो हिटलर बना हुआ था और हिटलर बन के वो किसी को छोड़ ही नहीं। हमने तो उसे कहा था कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं जी, लेकिन उसने माना। हम तो उसके साथ चलना चाह रहे थे, हम तो उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहते थे, हम उसके बारे में पॉजिटिव थे, लेकिन उसकी नेगेटिव एक सरिश्त जिस पर वो चलता रहा। अच्छा, फिर चलते चलते हमें जेलों में डाला, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक मंसूबा बनाया जनरल फैज हमीद के साथ मिलके कि इसे मैं आर्मी चीफ बनाऊंगा और बाकी सबको लटका दूंगा, और लटका के तो मुल्क के अंदर मैं अब इस नाजीज़म को खत्म करने के लिए हमें ये करना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। ये तो सर्वाइवल की जंग थी, या हम ना होते या वो ना होता। तो अब इधर कोई तज्जिया नहीं चलता, सीधा सीधा कौन सी बात रहेगी। क्या वो फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बना रहा था? क्या वो फौज के अंदर बगावत नहीं कर रहा था? क्या वो हमलावर? लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने हुकूमत लेकर देखें बात सुने, पहले पूरी बात सुनाए यार, सुन ही रहे हैं। फॉल्ट नहीं करवा रहा था जी, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर हमलावर नहीं था? इसलिए हमने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी भी सही है, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका ना सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही। लेकिन ऐसा नहीं हो गया बैरिस्टर साहब के या वो नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे या वो होगा, लेकिन हुकूमत लेकर वो अवाम के दिलों में और आप अवाम के दिलों से बाहर माइनस, ऐसा नहीं हो गया? ये पता चल जाएगा कौन दिलों में और कौन दिलों से बाहर। ये तो पता चलेगा 8 फरवरी। दिलों में होने के लिए कम से कम जान देनी पड़ती है, फिर आप दिल में जगह पाते हैं। ये नहीं होता आप फोटो में भी हो और दिलों में भी हो। खत्म होना पड़ता है, सर कटवाना पड़ता है। जो दिलों में है उन्होंने जाने दी हुई हैं, इस तरह नहीं दिलों में हुआ जाता। अभी तो वक्त आएगा, अभी तो जुमा
8 दिन भी नहीं हुए, अभी तो कोई आजमाइश भी नहीं आई। और दूसरी बात, जब आपके पास हल हो तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। टूटा पाकिस्तान मिले तो फिर आइन ना हो तो आपको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है, मुल्क को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो मैं इसलिए समझता हूं कि बरेलवी साहब जहां पे तारीख से वाकिफ है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से भी वाकिफ है, हमने पाकिस्तान के अंदर इसको नाजीज़म को खत्म करने के लिए जो कुर्बानी दे दी थी, ठीक है, नजरिए की थोड़ी सी कुर्बानी वक्ती दे दी थी ताकि पाकिस्तान बच जाए। चले, पास हल कोई नहीं था कि हम उसे सियासी तौर पे निकालते। हमने सियासी तौर पे मंगाया, हम किसी से लेने नहीं गए, वो प्लेट पड़ी हुई थी और प्लेट के अंदर ये सारी चीजें हाजिर पड़ी हुई थी। हाँ बस वो डिश तैयार करने के लिए जरा जरदारी साहब ने जोर लगा दिया था और बहुत अच्छा। छोटी सी ब्रेक, बैरिस्टर साहब माजरत, आपको पता है ब्रेक लेनी पड़ती है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फराह गोगी के लिए उज़्मा कारदार साहबा है ना, बता ब्रेक के बाद। फिर से खुशामदेद। अच्छा उज़्मा साहबा, फिर मैं सबसे पूछता हूँ, फराह गोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट, 4000 से ऊपर के जायदाद, मनी लॉन्ड्रिंग, असासे, सब कुछ लेकर वो मुल्क से फरार हो गई। कल एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जियो न्यूज़ के ऊपर सलीम साफ़ी साहब ने किया, जो उनके घर के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने जो इंकशाफात किए वो भी कि किस तरह से वो मैनेज करती थी। खान साहब किसी की सुनते नहीं थे। आप भी चश्मदीद गवाह हैं, ऐसा ही था या फिर ये सब झूठ है? आपको वकास हैरानगी क्यों हो रही है? आपको पता है कि मैं नहीं मानता, फराह गोगी जो है, फराह गोगी है, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी। क्या मुजाल है बुज़दार की जो फराह गोगी के हुक्म के बगैर वो कोई भी वहाँ पे पंजाब में जो था वो प्रोजेक्ट पास कर देता या कोई डेवलपमेंट फंड किसी को देता। वहाँ पे बाकायदा हर चीज़ फराह और उसके मियाँ गुज्जर के नीचे थी। उनका पूरा एक वहाँ पे एक दफ्तर था और ताहिर खुर्शीद जो था वो भी उनके इशारे पे सब काम करता था। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि सारे पंजाब में वो झाड़ू फेर गए, ठीक है, और ये जो 4520 मिलियन की आपको कहानी आज नजर आ रही है, हमें तो उस वक्त भी पता थी। बात सारी ये है कि आप ये तब नहीं बोलते थे ना, आप बात सारी ये है कि सारा असल में ये फराह गोगी को ना बेचारी को ब्लेम दें, वो तो फ्रंट पर्सन थी। असल में कौन डोरे खींच रहा था? कौन डोरे खींच रही थी? बनी गाला से। अच्छा। मुर्शिद साहिबा, और मुर्शिद साहिबा की जो ये तो एक रिपीट टेलीकास्ट है, आपने सुनी, आगे हमें सुना दी। कोई ऐसी बात बताए ना, मुझे कन्विंस करें कि वाकई ये साजिश था या फिर एमी फैब्रिकेटेड चीजें हैं। आपके सामने है, सारा प्रूफ आ गया है। 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट, हजारों उन्होंने जो है डॉलर जो है वो बाहर मनी लॉन्डर करके भेज दिए। एक खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवाया। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ये गॉडफादर 2 आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा उन्होंने काम किया जो किसी ने पहले सोचा भी नहीं था। और उसके जो सरगना थे और जो उसको सारी को ओके जिन्होंने दी वो इमरान खान खुद थे। वो कोई बच्चे तो नहीं थे कि इधर फाइल साइन कर दी, उधर जो है 5 कैरेट का डायमंड आ गया, उधर 450 कनाल अलकादिर ट्रस्ट की आ गई, और सारी करप्शन की फाइलें तो उनके सामने रखी गई थी। ठीक है। और आपको पता ही है उन्होंने उसके बाद जो DGISI है उनके साथ क्या किया। और मैं बैरिस्टर आमिर की एक बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, ये सर्वाइवल की जंग होती है सियासत। उनका ये दोनों का जो गैंग ऑफ 5 है, जिसमें टॉप पे इमरान खान और फिर उसमें फैज़ हमीद थे, उनका तो प्लान ही ये था कि भाई तुम्हें मैं 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर बनाए रखूंगा, तुम मुझे 15 साल तक आर्मी चीफ बनाए रखना। और उन्होंने आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उसको सैबोटाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने वो तमाशा नहीं देखा था कि जब उनकी फैज़ हमीद की किस तरह से उन्होंने पोस्टिंग रुकवाई? आपको नहीं पता 4 महीने क्या हो रहा था वहां पे? पता नहीं कितने वो सिरियां जो है कब्रिस्तान में जा रही होंगी और कितनी मिर्चें जो है वो जलाई जा रही होंगी। सारी कहानी जो है वो तो अमलियात पे होती थी कि भाई, और अमलियात और दूसरे ख्वाब आ गया
कि जी तुम प्राइम मिनिस्टर तब बनोगे अगर इद्दत में मुझसे निकाह करोगे। ख्वाब आ गया कि जी ओन चौधरी अगर आएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसको आने ना दो, उसको उठा के उधर फेंको। फिर कोई और ख्वाब आ गया कि जहांगीर तरीन को फारिग कर दो। फिर किसी ख्वाब में कहा कि अलीम खान को परे फेंक दो। तो वो ये तो सारी हुकूमत या अमलियात पे चलती थी या ख्वाबों पे चलती थी या वो जादू टोने। और इनामुल्लाह, आपको मैं बता दूं, इनामुल्लाह को मैं भी जानती हूँ। ये वो शख्स है जो 24 घंटे उनके साथ था और 1.5-2 साल सबसे जो जिसको वो अंदरूने खाना जो सबसे बनी गाला के जो कंट्रोलर था, अंदर की सब बातें इसको पता थी। अभी तो मैं आपको बताऊं कि इसने खुल के सारा कुछ आपको बताया नहीं है। दो मोटी मोटी बातें याद रखें। नंबर 1 के सारा हुक्म बुशरा मानिका का था। नंबर 2 इमरान खान के सारे इमरान मानिका उसका नहीं आप उसका आईडी कार्ड देख लें, उसमें अभी मानिका लिखा है, चेंज हो जाएगा ना। नंबर 2 इमरान खान के मोबाइल तक वो कंट्रोल करती थी मोहतरमा। वो सब मैसेज पढ़ती थी जितने भी लीडरान थे पीटीआई के, और इनाम के थ्रू उनको जनाब सरजनिश होती थी। तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों। और तीसरी बात, आखिरी बात मत भूलें, सिर्फ अमीर वेलकम थे वहां पे बनी गाला में, किसी गरीब को कोई नहीं पूछता था वहां पे। सिर्फ अमीरों के लिए वहां पे जगह थी, उनको वेलकम किया जाता था और कहा जाता था कि इनका नंबर सिर्फ नोट करो, इनके नाम नहीं नोट करने, जब मर्जी ये आए जब मर्जी ये जाएं, जितने मर्जी तोहफे लाएं, जितनी मर्जी तोहफे ले जाएं। ले मुजाहिद साहब, वो सारा इंटरव्यू जो है वो आपने उस्मा साहिबा की जुबानी भी सुन लिया, मोहर सब तो चुकी है। अब कौन से ख्वाब आ रहे होंगे बुशरा साहिबा को और फराह गोगी को? डरावने ख्वाब, जेल के ख्वाब। माजरत के साथ आप बहुत बेकार हैं, लेकिन ये दुरुस्त करी थी उस्मा कारदार के आपको नहीं पता गालिबन कुछ 6 बार उन्होंने आपके बारे में कहा नहीं पता। और मैं जो हूँ एक रवायती आदमी हूँ, एक मेरा पस मंजर है, हम पब्लिक में खवातीन के बारे में गुफ्तगू नहीं करते, वरना हमें वो पता है, और वो नहीं डॉक्यूमेंटेड है। ये नहीं है ये वाला डॉक्यूमेंटेड है, किताबों में है। और बैरिस्टर आमिर यहाँ बैठे हैं, हेलीकॉप्टरों से पोस्टर किसके गिराए जाते थे? हेलीकॉप्टरों से पोस्टर गिराए जाते थे ना, पूछे ना, चाहिए पूछे किसके पोस्टर गिराए गए हेलीकॉप्टरों से? सर वो इन्होंने नहीं गिराए थे ना, इनकी पार्टी ने नहीं गिराए थे, वो जिन्होंने गिराए थे उनके नहीं पता, दोनों तीनों चारों नहीं बोलेंगे, आगे बढ़े। अब बात इस तरफ हो ही नहीं रही। साहब आप वो कौन सी बातें कर रहे हैं? आप वो बात करें ना जो आपके सामने है आज, उसकी बात करें ना। भुट्टो खानदान की खवातीन की किरदार कुशी जिस तरीके से पंजाब में लुम्बनी ने की, आप फिर उनका भी जिक्र करें ना कि आप बरेलवी साहब उनके कैमरास का भी जिक्र करें ना, जो मरियम नवाज के सेल में लगाए हुए थे, जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो सारी कैमरास जो थे वो वहां पे देखे जाते थे। आप वो भी बात कर देना, वो भी बता दें। मैंने इंट्रो दिया है अभी तो तजिया आपका होना है ना, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी चौथे गियर पे जानी है। मैंने तो हेलीकॉप्टर का ये नहीं बताया कि क्या था उसमें, कौन सी तस्वीरें थी। अरे छोड़ो यार, क्या बरेलवी साहब प्लीज सर, पता नहीं कौन सी ये छोड़ दें आप। वो इस तरह की बातें ना इनाम ने की है, ना हम करेंगे, ना कोई करेगा। किताबों के नाम बता दूं क्या क्या जिक्र आता था जी, कि आपके देखें जाती बात कोई नहीं की थी इनाम ने, सिर्फ सारी वो बातें थी जो फाइनेंशियल करप्शन के जुमरे में आती हैं, जाती बात कोई नहीं की जी। जो आप कह रहे हैं ना, कोई जाती बात नहीं की गई। सबसे क्या पूछना है मुझे ये बता दें, मैं पूछ लूं कि आप पूछेंगे? ने जो आपको स्क्रिप्ट दिया है ना, जो छप रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इक़्तिदार में वो तब बोलना चाहिए। ये अच्छा बरेलवी साहब, आप लोग करते हैं, बड़ा आसान क्या छप रहा है भाई? ये जो नाम के जरिए स्क्रिप्ट वो कह रहे हैं ना, लिखा जा रहा है। ये लिखा नहीं जा रहा, ये बंदा है जो कि वहां पे अंदर था, जिसको इनसाइड इंफॉर्मेशन सारी थी, और अभी भी उसने वो पूरी नहीं की है। आपका क्या उसने कोई जाती बात नहीं की है। बैरिस्टर साहब, सोने बंदे सोने जनाब, आपका क्या तजिया सर, आप मुर्शद बताइएगा। ये जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है या बाकायदा तौर पर ये लिखा जा चुका है और उसको फिल्माया जा रहा है?
देखिए, पाकिस्तान को जो बेलाना साहब जरूरत है, मैं बरेलवी साहब को भी यहाँ पे एड्रेस करूंगा। पाकिस्तान को जो जरूरत है वो मुनसिफाना इलेक्शन की जरूरत है। अगर ये मुनसिफाना इलेक्शन हुआ था तो उसी पे पाकिस्तान बना था, और जहाँ पे ये हक़ राय दही नहीं दिया गया, हक़ हाकमियत नहीं दिया गया कश्मीर को, आज तक उस पर जंगें हो रही हैं और हम मुसीबत में बड़े सगीर फंसा हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान में जब जब लोगों को मुनसिफाना हक़ राय दही नहीं दिया गया, इंतखाबात मुनसिफाना नहीं करवाए गए, मुल्क दो लख्त हुआ, मुल्क का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ है। तो यही सियासी जमातों को सोचना है, यही हमने मिसाक़े जमहूरियत किया था कि हमने किसी के कंधों के ऊपर सवार होके नहीं आना, कभी जनरल हमीद गुल के जरिए और कभी जनरल फैज हमीद के जरिए। अब यही सियासी जमातों को सोचना है। पीपल्स पार्टी वही खड़ी है। मैं बरेलवी साहब ने जो मुझे कहा है वो तारीख का एक सबक भी है। जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था पीपल्स पार्टी की खवातीन और खातून क़यादत के ऊपर, वो बेगम नुसरत भुट्टो हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हमने खुदा पे छोड़ा। आज और बीबी ने उन्हें माफ किया, लेकिन खुदा नहीं माफ करता। आज मुकाफाते अमल ये है कि मियाँ साहब अपने घर से बाहर उठते थे तो बाहर गालियां शुरू हुई होती थी लंदन में। अब ये हमने नहीं किया, खुदा ने हमसे नहीं बदला दिलवाया, इंतकाम एक और कोई और खड़ा कर दिया। अगर आज भी ये सियासी जमात, और आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। मेरी बात सुने, हम तो बैठे हैं। देखिए, दरवाजे बंद नहीं हो सकते। दुश्मनों के साथ भी डायलॉग होता है, मुखालिफिन भी डायलॉग होता है, जिनसे जंग हो उनके साथ भी डायलॉग होता है। ये बड़ी बात उनके साथ जाता है, ये इंसानी। लेकिन मुकाफाते अमल ये था कि लंदन के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो माइक्रोफोन लेकर नवाज शरीफ को, साबिक वजीर आजम को गालियां दे रहे थे। ये मुकाफाते अमल है। वेरी नाइस। ये कह रहा हूं कि मुकाफाते अमल से सीखे, सियासी जब सीखे, गंदी जुबान किसी के बारे में ना इस्तेमाल करें। आज आप किसी को गाली बकेंगे, कल आपको गाली बकी जाएगी। हो सकता है शरीफ आदमी आपको जवाब गाली में ना दे, अल्लाह ताला कोई ऐसे लोग पैदा कर देगा जो आपको उससे बड़ी गाली में जवाब देंगे। ये है मुकाफाते अमल। और ये है जो वो आगे थे तहरीक इंसाफ वाले। तो सुन ले, बरेलवी साहब बार बार मेरे से पूछ रहे थे ना कि वो हेलीकॉप्टर से क्या फेंका जाता था। हमने उसे बुला दिया, लेकिन वो फजाओं का जो मालिक है उसने नहीं बुलाया। आज फजाओं में आवाज गूंज रही है। जो ये काम कर रहे थे आज उन्हें सिला मिल रहा है। हम आज कहते हैं कि आज ये कोई काम ना करे, कल उसे भी उसका जवाब मिलेगा। सियासत करें, सियासत को समझें, सियासी नजरियात के ऊपर सियासत करें, अपने प्रोग्राम के ऊपर सियासत करें। अवाम तंग आए बैठे हैं। हमने मिसाक़े जमहूरियत साइन किया था अवाम को हुकूक देने के लिए। कितनी देर तक कांधों पे बैठेंगे? अवाम को हुकूक चाहिए। साजिशें बंद करें। कभी मुसद्दिक मलिक 2013 की हुकूमत में आपने साजिशें की, लोड शेडिंग करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। आज फवाद हसन फवाद और आज चीमा के जरिए आप साजिशें कर रहे हैं, निगरानों के जरिए। मैं कहता हूँ ये साजिशें बंद करें, अपने जोर पे आए। बाजू पे। और आपको पता है कि आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है। पंजाब में पिछले ज़िमनी इलेक्शन में आपको उड़ा के रख दिया गया, आपको कह रहे हैं, और इनका कोई हालात नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के साथ हमने हमेशा। आपको कह रही है, सुन नहीं रही आप? मैं जरा खत्म कर लेना तो मैं फिर जवाब देती हूँ उनको। हमने हमेशा बुरे वक्त में नून लीग का साथ दिया है। जब मियाँ साहब को उनके मिनिस्टर छोड़ गए थे, मोहतरमा उन्हें सऊदी अरब में जाके उन्हें दोबारा सियासी तौर पर जिंदा किया, वापस लेके आए। अब जब ये खत्म हो रहे थे, मियाँ साहब भाग चुके थे, शहबाज शरीफ को सजा हो रही। ठीक नहीं जी, बैरिस्टर साहब आपकी सारी बातें समझ आ गई। एक छोटी सी ब्रेक, अब उज़मा साहबा ब्रेक के बाद बात करने का, ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुश आमदेद। उज़मा साहबा कुछ कहना चाह रही, फिर बैरिस्टर साहब और फिर वकास। मेरे ख्याल में बैरिस्टर आमिर जो है ना, उनको मुकाफाते अमल का शायद मतलब नहीं आता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बाहर जो लौंडे लिपाड़े बैठ के वो शायान टाइप के जो आवाज़ें कसते थे, अब इनको कौन बताए कि वो जमाइमा के पे रोल पे थे। आपको कभी पीटीआई का कोई सीनियर लीडर वहाँ पे नज़र आया था तो बंदा बात भी करता कि जी मियाँ साहब को कुछ वो कह रहे हैं। और मियाँ साहब जिस दिन लंदन से रवाना हुए तो उन्होंने एक यही पैगाम दिया था कि आपको ये सब करने का क्या मिला। मियाँ साहब की तो कोई इज्जत में फ़र्क नहीं आया। वो आए वापस 21 अक्टूबर को, आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान उमड़ के आया उनको वेलकम करने, वाले हाना मोहब्बत का उनसे इजहार किया, हर आंख अश्कबार थी। और ये जो आप ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं 2022 के, तो बैरिस्टर साहब को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आप ना भूलें कि वो बाजवा साहब जो थे उनका क्या खेल था।
और उन्होंने क्या प्लानिंग की हुई थी। वो जो हारे हैं ना, जो हम 15 सीटें, वो बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वरना कभी हो नहीं सकता था कि वो सीटें हार जाएं। क्या हमजा शहबाज को पता नहीं इस चीज़ का? जनाब वहाँ पे पंचायत लगाई सुप्रीम कोर्ट में आके और कहा कि जी, इसीलिए हंसते खेलते परवेज इलाही ने कहा हाँ जी हाँ आए ज़िमनी इंतखाब कराएं, वरना उसी वक्त अगर हमजा शहबाज ना मानते तो वो कभी भी परवेज इलाही सीएम नहीं बन सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुकाफाते अमल बैरिस्टर साहब वो होता है जो अब आपके सामने है। जिन किरदारों ने घिनौनी साजिश की थी नवाज शरीफ के खिलाफ, वो एक एक करके अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच रहे हैं। ये होता है मुकाफाते अमल। और मैं जरा बरेलवी साहब को कहूंगी कि आपको तस्वीरों की पड़ी है, आप खुदारा वो जरा याद करें कि मरियम नवाज के जो प्रिजन के जो कमरे में जो कैमरे फिट हुए थे, वो कहाँ पे वो देखे जाते थे? वो सब प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखे जाते थे। दरवाजा भी तोड़ा था कराची में, कोई हया, दरवाजा भी तोड़ा था कराची में, वहां पर दरवाजा तोड़ा जब वो अपने हस्बैंड के साथ वहां पे होटल का दरवाजा किस तरीके से तोड़ा गया था। तो ये बातें जो है ना, ये होती हैं बरेलवी साहब। फिर बैरिस्टर साहब आप बात करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे आपने वजीर आजम बनाना है बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन पहले मुजाहिद बरेलवी की टर्न है जरा। नहीं, पहले बैरिस्टर साहब। पहले बैरिस्टर साहब ले जी। बैरिस्टर साहब इत्थे रखो। देखिए बात ये है, हमें सियासी जमात, हमारी एक लेगेसी है, एक प्रोग्राम है, एक क़यादत है, और हम उसी क़यादत के तहत अपनी आज पाकिस्तान के पास सबसे नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है। और एक लेगेसी सबसे ज्यादा पुराना मंशूर और प्रोग्राम हमारे पास है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा बात हमारे पास है। पाकिस्तान के एक्टिव प्रोग्राम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तिब्बी सहूलतें देना, पाकिस्तान के अंदर तालीम को मुफ्त करना, पाकिस्तान के अंदर मजदूर को हकूक देना, पाकिस्तान के अंदर देना, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मुतारिफ करवाना, पाकिस्तान के अंदर सोशल सिक्योरिटी का नेट सबसे बड़ा प्रोग्राम BISP देना। तो पीपल्स पार्टी की एक लंबी तारीख है। हम उसी के लिए बिलावल साहब अपने प्रोग्राम, अपने मंशूर, अपने नजरिए, अपने लेगेसी, अपनी विरासत और उसके ऊपर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि 60% नौजवान पाकिस्तानियों का जो मुल्क है ये, उसे इस वक्त किसी 78 साल 80 साल मैं बोलूं दो चार बातें। 2 दफा करप्शन के ऊपर हुकूमत गवा लेना, मिस्टर 10% का खिताब ले लेना, पाकिस्तान को खपे में डाल देना, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये ओपोनेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपकी आदत है। और विकास ऐड कर लें जरा, कराची को बेचारे को पानी तो दे दें। वो मैं बोलने लगा था, लेकिन वो भी बेचारा तरसा हुआ है, अभी तक टैंकर्स खरीद के पानी लेते हैं। 62 में 63 में 70s तक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर, एशिया का सबसे बेहतरीन शहर था वो, दिल था, खड्डों का शहर माशाल्लाह। शहादत अगर बंद करके मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं जैसे बात ये है कि जिन्होंने 10% कहा था, क्या उन्होंने हमारे पेट फाड़ने थे, फिर माफिया किसने मांगी? ये अब छोड़ दें, काफी है। ये छोड़ दें। ये मुकाबला होता है कि जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे वो माफिया मांगे, वो ना करे, वो कहे कि मैंने गलत किया था। इसी को मुकाफाती अमल कहते हैं। और हम किसी दुश्मन, मैं आज भी यही कह रहा था कि हम किसी भी मुखालिफ के खिलाफ बदजुबानी नहीं कर रहे हैं। ये जो भी उस्मा साहबा कह रही थी ना कि वो छोटे छोटे बच्चे गालियां बक रहे हैं, अल्लाह ताला कई दफा चिड़ियों से बात मरवाता है। हम यही ये बात मुझे पसंद आई। अरे भाई वो अब आप देख लें, वो उसका सारा वो जो रोजगार है खत्म हो गया, वो आइसक्रीम बेच रहा है बैठ के बच्चा। अब बील से हाथी मरवाता है अल्लाह ताला, ये तो कुदरत है अल्लाह की। वो किसी के हत्थे चढ़ गए थे वो बेचारे बच्चे, उनको इतना इस्तेमाल किया गया कि बड़े, मैं कहती हूँ रंज होता है, अफसोस होता है जिस तरह वो बच्चे इस्तेमाल हुए। ये बात आपकी ठीक है, ये आपकी भी बात। कॉलेज से उसको निकाल दिया गया, ये बात चले उसकी सुन ले। फिर मुजाहिद साहब का टाइम है। मैं समझता हूं कि यही काफी होता है कि आपकी आंख खुले भी गाली के ऊपर और आपकी आंख बंद भी गाली के ऊपर। इसलिए मैं सबको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये काम ना करें, ये काम ना करें। उनके साथ बड़ा बुरा हुआ है, अब ना करें, अब सारे समझें, मुल्क के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। अवाम की जो अवाम तंग आए पड़े हैं, वो ये मुर्गे लड़ानों को पसंद नहीं कर रहे, तंग है लोग, सबसे तंग है। ऐसा ही है। ले जी। पिछले 15 साल में, मेरी बात सुन ले जी, पिछले 15 साल में नून लीग ने, हमने, इन्होंने हुकूमत की है, सबसे ज्यादा
हुकूमत नून लीग ने की है 6 साल, हमने की है 5 साल, 4 साल की है पीटीआई ने। सबकी कारकर्दगी लोगों के सामने है। हमारी सिर्फ एक गुजारिश है, किसी की गोदी में बैठ के ना आए, ये गोद छोड़ बरेलवी दें, साहब, मुद्दे पे आए, सियासत करें, प्रोग्राम दें, जिसे अवाम मुंतखब करे वो इक्तदार ले। ये ड्रामा बंद करें। ये कितना आसान है। जैसे बरिस्टर साहब ना बैठे लाहौर में है लेकिन फील वो नॉर्वे वाली ले रहे हैं जी बरेलवी साहब। अगर आप और मौका देना चाह रहे हैं उस बात नहीं, आप बरेलवी साहब, आप अब टाइम खत्म हो जाएगा ना, मैं मुर्शिद को सुनूंगा, अपने उस्ताद मोहतरम को बताएं। बड़ी अच्छी बात की है बरिस्टर साहब ने, इस बात पे मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। ये ना करें, ये दोनों मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और उज़्मा बीवी माशाल्लाह एमपीए उस पार्टी की बनी थी। लेकिन एक बात है, मैं आखिर में कॉलोनी की बात करूंगा, और ये दोनों समझते हैं इंशाल्लाह, बहुत सीनियर सीजन लोग हैं और हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। शायद उधर पिंडी में बैठने वाले कोई अहमकों जन्नत में रहते हो या लोगों को समझते हो कि अहमकों जन्नत में रहते हैं। मैं इसे भी चाहता हूँ, मुल्क बहुत नाजुक सूरत से गुजर रहा है। मैं बहुत ही मुद्दिबाना गेम प्लानर से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर 2018 में इमरान खान को जिस तरह लाए थे, जिसमें हमारी बहन उज़्मा कारदार एमपीए भी बनी थी और बड़ी पुरजोश हामी भी थी, माशाल्लाह, इस तरीके से ये ना करें आप। इस तरह नहीं करना। गेम प्लानर अगर जो कुछ नवाज शरीफ को जिस तरह लाना चाह रहे हैं अगर वो लेके आए, और जैसा कि लग रहा है कि एयरपोर्ट पर अदालत लगी, किस तरह लाया गया, किस तरह बाप मिल रहे हैं, ये जो भाई हमारे आज ख्वाजा साद रफीक आ गए, इनकी अगर मैं तकरीरें सुना दूं एमकेएम वालों को तो शायद उनको अपने बहादुराबाद में घर में ना आने दें। तो ये बातें छोड़े, हम लोगों के पास रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, आप अगर जब इलेक्शन शुरू होगा तो सुनाएंगे भी। सही है सर। इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपकी गुजारिश, बरेलवी साहब, लाडलापन देखें, लाडलापन तो वो था जब 1-2 मिनट के अंदर अंदर 14 हिफाजती बेल्स मिल रही थी, जब गाड़ी में बैठ के आके तो बायोमेट्रिक करवाई जा रही थी। बरेलवी साहब, वो लाडलापन था। मियां साहब के साथ तो कोई लाडलापन नहीं हो रहा है। इजी हो जाए उनको तो 2002 में, 2008 में, 2018 में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुझे बरिस्टर साहब का एक पॉइंट बड़ा समझ आ गया है और वो यही है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन ही वाहिद हल है, उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता और ये तजर्बे करने से बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।